नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ करोड़पति की दौलत की नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये कहानी है अरबपति देवराज सिंघानिया और उसकी उस अजीब वसीयत की जिसने उसके ही परिवार का घिनौना सच सामने ला दिया। मुंबई का सिंघानिया मिशन उस दिन नहीं बल्कि गहरे सन्नाटे में घिरा था। 65 साल के देवराज सिंघानिया, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंगापुरम के मालिक थे, उनकी एक अज्ञात पहाड़ी दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे थे, आदित्य, रोहन और काव्य। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वसीयत पढ़ने के लिए बैठे थे। आदित्य, जो कि 35 साल का था, सूट बूट पहने हुए वो सिर्फ सीईओ की कुर्सी उसे दिख रही थी। रोहन 30 साल का था और लापरवाह था। उसे अपनी गोवा ट्रिप का बजट दिख रहा था। और काव्या 26 साल की, जो अपनी एनजीओ चलाती थी। वो अकेली थी जिसकी आंखों में सच्चा गम था। वकील ने भारी आवाज में कहा, देवराज जी की इच्छा थी कि उनकी वसीयत का वारिस वह होगा जो दफन हुआ खजाने की चाबी ढूंढेगा। सब चौंक गए। आदित्य चिल्लाया, क्या ये बकवास है? कोई दफन हुआ खजाना नहीं, डैड ने जरूर कोई पहेली छोड़ी है। रोहन तो लगभग रो पड़ा। ये बूढ़ा आदमी मरते मरते भी हमारे लिए ड्रामा छोड़ गया। सिर्फ काव्या चुप थी। उसकी आंखें नम थी क्योंकि वह जानती थी उसके पिता दौलत से ज्यादा सिद्धांतों को महत्व देते हैं। सिंघानिया परिवार को 1 साल का समय दिया गया। 1 साल बाद वसीयत का अंतिम खंड खोला जाना था। इस बीच अरबों का एम्पायर एक ट्रस्ट के हाथों चला गया। 2 महीने बाद मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में एक अंधेड़ आदमी, उम्र का, एक गंदी सी फटी हुई शेरवानी में एक चाय की टपरी पर बैठा था। उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी के कारण आधा जला हुआ और डरावना लग रहा था। ये कोई और नहीं, देवराज सिंघानिया थे, जो आज एक अलग नाम से जाने जा रहे थे, निर्वाण। उनका अब नाम निर्वाण पड़ चुका था। उनके पास एक पुराना सूटकेस और एक अजीब सी डायरी थी। देवराज ने अपनी नकली आवाज में खुद से कहा, बेटो, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊं। उसी रात मिस्टर निर्वाण मुंबई पहुंचे। अब निर्वाण, उनका पहला निशाना था उनका बड़ा बेटा आदित्य। आदित्य अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने फार्म हाउस पर करोड़ों की कारें दिखा रहा था। निर्वाण गार्ड्स को चकमा देकर अंदर पहुंच जाता है और लड़खड़ाते हुए आदित्य के सामने गए। आदित्य बेटा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूँ, निर्वाण। आदित्य ने घृणा से उन्हें देखा। ये कौन सा भिखारी है? गेट आउट। तुम्हें पता नहीं ये कितनी महंगी पार्टी है यहाँ? मुझे 50 लाख की फौरन जरूरत है। मैंने तुम्हारे पिता के लिए एक जगह जमीन खरीदी थी, निर्वाण ने कहा। तो अब लोन शॉप वाले मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। आदित्य ने कहा, तो हम ये पैसा थोड़ा देंगे। आदित्य ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और चिल्लाया, इस फ्रॉड को मेरी आंखों के सामने से हटाओ। इसे 500 रुपए देकर कहो कि दोबारा दिखना नहीं चाहिए।
निर्वाण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। निर्वाण ही देवराज था उसे नहीं पता लगा। देवराज ने अपने इस अपमान का घूंट पीकर उस रात सड़क पर बिताई उसने। अगला नंबर था दूसरे बेटे रोहन का। रोहन एक महंगे कैसीनो में जुआ खेल रहा था। निर्वाण ने वहां पे पहुंचने की हिम्मत की। रोहन को उसने जाकर बोला, मैं निर्वाण हूं, तुम्हारे डैड ने एक बार मेरी मदद की थी, मुझे बस 20 लाख चाहिए, मैं तुम्हें हर महीने ब्याज भी लौटा दूंगा। रोहन ने एक हाथ से सिगार का धुआं उड़ाया और हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बूढ़े? 20 लाख मेरे 1 घंटे का जुआ है। पापा मर चुके हैं और उनका कोई भी बेवकूफ दोस्त अब जिंदा नहीं है, निकल जहां से। रोहन ने गार्ड निर्वाण को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो उसका पुराना सूटकेस खुल गया और उसमें रखी अजीब डायरी सड़क पर गिर गई। रोहन ने डायरी को भी लात मारकर फेंक दिया। अब निर्वाण ने टूटे हुए चेहरे से रोहन की ओर देखा और फिर रोहन के जाने के बाद वह डायरी उठाकर धीरे से रोहन की महंगी घड़ी को छूते हैं। एक ऐसा गुप्त इशारा जो देवराज अक्सर रोहन को बचपन में दिया करते थे। 5 मिनट बाद निर्वाण अपने आखिरी निशाने अपनी बेटी काव्या के छोटे से एनजीओ ऑफिस में पहुंचे। काव्या एक छोटी बच्ची को पढ़ा रही थी। उसका ऑफिस सादगी से भरा था। निर्वाण अंदर आए। बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? काव्या ने तुरंत बच्ची को छोड़ पानी लाई और कुर्सी दी खींचकर कि अंकल जी बैठिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं अंकल जी। उन्होंने कहा, मैं निर्वाण हूँ, मैं तुम्हारे पिता का बहुत ही पुराना मित्र हूँ, लेकिन असफल हूँ जिंदगी में। मुझे 70 लाख की जरूरत है फौरन। काव्या ने अपने पर्स की ओर देखा। उसकी एनजीओ मुश्किल से चल रही थी। उसने सोचा 70 लाख, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा, अंकल मेरे पास इतना कैश तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो मेरी माँ की थी। मैंने उन्हें अपनी एनजीओ के लिए रखा था, मैं उसे बेच दूंगी। निर्वाण ने काव्या की आंखों में देखा। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपनी एनजीओ का भविष्य, सिर्फ एक अजनबी की जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिया था। निर्वाण के अंदर का बाप टूट गया। उसने देखा जिस दौलत के लिए उसके बेटे उसे अपमानित करके निकाल चुके थे, उसी दौलत का एक हिस्सा उनकी बेटी एक अजनबी पर लुटाने को तैयार थी। निर्वाण ने काव्या के हाथ को थाम लिया। बस कर बेटी, तुम्हारी इंसानियत ही मेरे लिए काफी है। अंकल अब घबराइए मत, मैं आज ही प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही हूँ। आप मेरे गेस्ट हाउस में रुकिए, लोन वाले आपको छू भी नहीं पाएंगे। निर्वाण सिंघानिया उस रात काव्या के छोटे से गेस्ट हाउस में रुक गया। उन्हें महसूस हुआ उन्हें उनका दफन हुआ खजाना मिल चुका था। वह खजाना जो पैसों से भरा नहीं बल्कि नेक नियत से बनता है। ठीक 1 साल बाद अब सिंघानिया मेंशन का वही कमरा, वकील तीनों बच्चों को और निर्वाण को वहां पे मौजूद थे, वो भी काव्या के गेस्ट हाउस पे। 1 साल बीत चुका था। वसीयत का अंतिम खंड खुलने वाला था। आदित्य और रोहन ने उस दफन हुए खजाने की पहेली को सुलझाने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार रही। वकील ने भारी आवाज में कहा, देवराज सिंघानिया के अनुसार वारिस वह होगा
जिसने अंतिम वर्ष में उनके द्वारा गुप्त रूप से छोड़े हुए धन को सही जगह पर खर्च किया हो। दोनों बेटे हंस पड़े। क्या मतलब है? हमने तो कोई धन नहीं पाया। तभी हॉल का दरवाजा खुला। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निर्वाण अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस बार वह शेरवानी में नहीं, वह एक सादे लेकिन साफ सुथरे कुर्ते में थे। उनके चेहरे पर अभी भी हल्के घाव थे, पर अब उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान पहन रखी थी। रोहन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बूढ़े भिखारी? निर्वाण ने धीरे से अपने चेहरे पर नकली घावों को छुआ और फिर अपनी त्वचा के प्रोस्टिक्स, जो कि ऊपर उसने एक मास्क पहना हुआ था, वो उतार दिया। आदित्य और रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी पर बैठी काव्या सदमे में खड़ी हो गई। उसके सामने उसके पिता देवराज सिंघानिया खड़े थे। मास्क के पीछे वो एक भिखारी थे। देवराज ने अपनी असली दहाड़ जैसी आवाज से कहा, दफन हुआ खजाना मैं था। आदित्य और तुम दोनों तुम्हारे अपनी दौलत की प्यास में अपने बाप को ही ठोकर मार दी। देवराज ने काव्या की ओर देखा। और तुम मेरी बेटी काव्या, तुमने अपनी माँ की आखिरी निशानी बेचकर एक अजनबी की मदद करने का फैसला किया। तुम्हें 70 लाख नहीं बल्कि एक सच्चे बाप का प्यार चाहिए था। उसने वकील की ओर मुड़कर कहा, वकील साहब, दफन हुआ खजाना कोई पैसा नहीं था। वह 70 लाख थे जो मैंने इस निर्वाण के खाते में जमा किए थे ताकि मैं अपने बच्चों को परख सकूं। काव्या ने वह खजाना इंसानियत पर खर्च करके उसकी चाबी हासिल कर ली है। वकील ने अंतिम काव्या का नाम लिख दिया। आदित्य और रोहन शर्म और पछतावे में जमीन में गड़ गए। वह उस भिखारी के पैर छू रहे थे जिससे कुछ महीने पहले उन्होंने सड़क पर फेंक दिया था। काव्या ने अपने पिता के चेहरे को छुआ। डैड, आप आज सचमुच जिंदा हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, और मैं अब जान गया हूँ कि मेरी असली वारिस कौन है। उस दिन काव्या को न सिर्फ करोड़ों रुपए की दौलत मिली बल्कि अपने पिता का अटूट विश्वास भी मिला। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं, दौलत विरासत में मिल सकती है पर इंसानियत नहीं। और इसी वजह से उस दिन सिंघानिया एम्पायर का वारिस सबसे गरीब संतान बनी। आपको क्या लगता है, आदित्य और रोहन का पछतावा सच्चा था? आगे क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस दिमाग हिला देने वाली कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे क्या हुआ? क्या काव्या अपने भाइयों को माफ कर देगी? वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको भी इसका उत्तर पता लग सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।